स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जन सुविधाएं। तो देखिए, नाम से ही आपको प्रदर्शित हो रहा होगा कि लोगों को क्या क्या सुविधाएं जो है गवर्नमेंट के थ्रू प्राप्त होती हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे कि अमू और कुमार चेन्नई की एक बस में सफ़र कर रहे हैं और शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। देखिए, जल सुविधा हो गई, अन्नागार हो गए, है ना, सैदापेट हो गए। तो इसी प्रकार की जो है सुविधाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करेंगे अब चेन्नई के लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला अफसर जो है चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं और भरपूर पानी के छिड़काव के कारण भरे हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है और जब पानी की आपूर्ति में कमी होती है तो श्री राम गोपाल जल जो है नगर निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फ़ौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। तो देखिए, शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह जो है मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है और यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है और कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी जो होता है वो खारा है, तो लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरों कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। तो सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये जो है खर्च करते हैं और पानी पीने के लिए, साफ़ करने के लिए लोगों के जो है घर में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। तो मडीपाक्कम जो है कि एक मकान में शिवा पहली मंजिल के किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है और पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पानी के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। और एक बात देखिए, पद्मा घरेलू नौकरानी है और वह सैदापेट में काम करती है और पास ही के एक झुग्गी बस्ती में रहती है और उसकी झुग्गी का जो है किराया 650 रुपये माहवार है, मतलब महीने में 650 रुपये लगते हैं। तो उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना ही पानी का अन्य स्रोत है और इस तरह 30 झुग्गियों के लिए कोने में ही एक नल बना हुआ है और इस नल में रोज़ 20 मिनट के लिए ही बोरवेल में पानी आता है और इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है और इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गर्मियों का पानी जो है इतना कम हो जाता है गर्मियों में पानी कि कई परिवारों को जो है पानी ही नहीं मिल पाता, उन्हें टैंकरों का जो है घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपने ऊपर जो है 4 स्थितियों को देखा, अब बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। तो देखिए, इससे ये पता चल रहा है कि चेन्नई में पानी की स्थिति अच्छी नहीं है और अन्ना नगर में पानी जो है नियमित रूप से आता है, जबकि मैलापुर, मडीपाक्कम और सैदापेट क्षेत्रों में पानी की कमी है। अगला क्वेश्चन ये है कि उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोतों को चुनें। तो देखिए, क्या क्या स्रोत हैं, पानी का टैंकर हो गया, पानी की बोतलें, नगर पालिका का जल और बोरवेल का पानी। अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में सुब्रमण्यम और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग है। तो देखिए, सुब्रमण्यम और पद्मा दोनों ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, ये समानता पाई गई है और सुब्रमण्यम और पद्मा दोनों ही पानी की आवश्यकता की पूर्ति बोरवेल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि अपने इलाके में जल पूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए, ये विद्यार्थी आप लोग खुद ही स्वयं करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देश के ज़्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, इसका पता लगाइए। तो देखिए, अब गर्मियों में पानी की कमी होने का कारण जो है वो लाजमी है। क्यों? क्योंकि अधिकांश नदियाँ सूख जाती हैं, जल स्तर गिर जाता है और गर्मियों में पानी का उपयोग भी तो अधिक होता है और जो है नगर पालिका जो है पानी की सप्लाई कम हो जाती है इसीलिए, और बोरवेल के पानी का उपयोग बढ़ जाता है जिससे भूमिगत पानी का स्तर जो है वो गिर जाता है। अब बात करेंगे जीवन के अधिकार के रूप में पानी। तो जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है, न केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी जो है बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। आप सभी जानते हैं कि डायरिया हो गया, दस्त, पेचिश जैसी बीमारियां जो होती हैं वो गंदे पानी से ही होती हैं, तो उसमें जो है उसका स्थान काफ़ी ऊपर आ जाता है मैलापन का। तो पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़
1600 से ज़्यादा लोग, भारतीय लोगों की जो है मौत के मुँह चले जाते हैं और उसमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। और अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो ऐसी मौतों को रोका जा सकता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं जैसे कि जीवन का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में है, तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत पानी का अधिकार भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब ये है कि पानी तक जो है सार्वभौमिक पहुँच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में पानी जो है वो सबको मिलना चाहिए। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में ये कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। आप एक मामला भी सुन लीजिए। 2007 में जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया। और पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी जो है गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। और इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीश ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। अब ये हम पैरा भी देख लेते हैं कि जल अधिकार का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। और ये किसका आदेश है? संयुक्त राष्ट्र 2002 के द्वारा। अब बात करते हैं जन सुविधाएं क्या होती हैं। ठीक है, जन सुविधाएं असल में होती क्या है? जन सुविधाओं का मतलब लोगों के मिलने वाली सुविधा। तो पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। तो पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं जिन्हें जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन क्या, अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उसमें बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। एक हैंडपंप लगा दिया जाए तो उससे बहुत सारे लोग पानी भर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी जो है तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता ही है। अब जैसे देखिए, इस पैरा को देखिए, भारतीय संविधान जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इसका आर्टिकल मैं बता दूं, आर्टिकल 21 का क। ठीक है, आर्टिकल 21 का क जो है वो शिक्षा का अधिकार है, जिसमें से 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है भारतीय संविधान के द्वारा। तो इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी जो है असमानता रही है। अब बात करेंगे इसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए जन सुविधा के लिए। तो चूंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा होगा। ठीक है, तो सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से ये भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह सभी लोगों को इस तरीके की जन सुविधाएं जो है मुहैया करवाए। तो इस बात को समझें कि जो है यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। देखिए, जैसा कि हम ये देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7 में आपने पढ़ा ही है कि बाजार में एक कमी चैप्टर में, है ना। तो ज़्यादातर जन सुविधाओं में जो है मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने के लिए या फिर मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी जो है इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण
हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों के टैंकरों और सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जो हैं वो जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। भैया 20-20 रुपए की 1 लीटर जो है पानी की बोतल मिलेगी, तो आम इंसान तो खरीद के पी नहीं सकता है, क्योंकि एक आदमी जो है रोज़ाना 5 से 6 लीटर पानी पीता है, तो वो कहाँ से खरीद पाएगा। 100 रुपये से ज़्यादा तो उसका पानी का खर्च हो जाएगा, तो कहाँ उठा पाएगा नॉर्मल इंसान। तो यह सुविधा जो है सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग, उनके मुताबिक उन्हें सुविधाएं मिलेगी। यदि वह सामान्य नियम बनाया जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि उन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे और वे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो है वंचित रह जाएंगे। तो यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाएं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो, ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सके। तो संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है, और इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। तो अब बात करेंगे सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। तो आप ये हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने जो है संसद में बजट पेश करते हैं, है ना। आपने बजट के बारे में तो सुना ही होगा। तो बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है, और इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता भी पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। तो बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसों की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइप का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने का खर्च जो है वो उठाना होता है। और सरकार जो है इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। और पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। अब ये देखिए, आपको एक पाई चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक पाई चार्ट में लिखा हुआ है कि सरकार जो है केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, रुपए कहाँ से आते हैं। तो देखिए, पेंशन के माध्यम से 5% जो है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 8%, आर्थिक सहायता 9%, ठीक है, रक्षा से 9%, करों और शुल्कों से 24%, ब्याज अदायगी से 18%, केंद्रीय प्रायोजिक योजनाओं से 9%, है ना, और जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से 10%। तो यहाँ से जो है पैसे मिलते हैं केंद्र सरकार को। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जन सुविधाएं क्या होती हैं, जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए। तो जैसे देखिए, ये जो है ऐसी कुछ मूलभूत सुविधाएं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। जैसे क्या हो गया, पानी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गई, बिजली, परिवहन, विद्यालय, कॉलेज इत्यादि। तो जन सुविधाएं सरकारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि संविधान में जीवन का अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है, और इसीलिए जन सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है, सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। तो दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार जो है इन कंपनियों की कड़ी नज़र रखती है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य में कोई कसर ना छोड़े। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी जो है वो करवा सकती है। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? तो देखिए, क्या होता है कि निजी कंपनियां जन सुविधाओं की कीमतें इतनी ऊंची न कर दे कि वे आम आदमी तक जो है पहुंच से बाहर हो जाए, और आम आदमी को यदि सस्ती कीमतों पर जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई तो एक सम्मान पूर्वक जीवन जो है वो नहीं जी सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सरकार को राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है, रुपया कहाँ से आता है। तो देखिए, सीमा शुल्क से 4%, माल एवं सेवा कर से 23%, उधार और देय से 19%, निगम कर से
जो है 19%, इनकम टैक्स से 16%, कर भिन्न राजस्व से 8%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8% और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 4%। तो आप सभी जानते हैं कि कम दूरी के लिए बसें ही सबसे अच्छा साधन माने जाती हैं और लोग जो है अपनी मंजिल तक बसों के माध्यम से ही पहुंच पाते हैं। तो देखिए, लोग जो है बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो तेज़ शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है और दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। तो देख पा रहे हैं आप, जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बजट में जो है पैसे कैसे पास होते हैं। अब देखिए, अब क्या हेडलाइन है। अब ये है कि चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं जो है वो सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप ये जानते हैं कि जो है अनाउंसमेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप ग्राउंड स्तर पे देखते हैं तो वो चीज़ें जो है सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई पाती हैं। तो बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है और इस अध्याय के अगले हिस्से में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और यह जन सुविधा जो है बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगरपालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती हैं। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है और जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास इलाकों में ज़्यादा पानी आता है। जबकि दूर बस्तियों में कम पानी मिलता है। तो जल पूर्ति की कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों को ही झेलना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी ट्रेजेडी हो, गरीबों को ही झेलना पड़ता है। तो जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग जो है ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोग जो है वो सुरक्षित पेयजल की तक पहुँच है उनकी, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतलबंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं और इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास जो है पानी का अधिकार प्राप्त है। तो यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। बात करेंगे अब इस पैरा की किसानों से पानी छीनना। तो पानी की कमी से निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए गए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती हैं। चेन्नई में मामंदूर, पालूर, कारुनघिनी जैसे कस्बों के शहर और उत्तर में स्थित गांवों में पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं और हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सके। और इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है, बल्कि गांवों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गांवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरीके से गिर चुका है। तो अब बात करेंगे विकल्पों की तलाश के बारे में। तो चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देता है। तो नगर पालिका की जलापूर्ति की कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। मैं खुद एक आपको वाक़या बता दूं, मेरी दी भोपाल में रहती हैं। तो वहाँ जो है गर्मियों में पानी का लेवल जो है इतना नीचे चला जाता है कि पानी नहीं आता है और टैंकर बुलाया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो पाइपलाइन बिछा रही है और पाइपलाइन के माध्यम से जो है वो पानी सबको प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि पानी का अधिकार तो जीवन का अधिकार है, तो पानी तो सबको मिलना ही चाहिए। तो पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए और पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। तो शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी यानी कि 1 बाल्टी भी नहीं मिलता।
तो दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर 80 बाल्टी पानी मिलता है। तो नगर पालिका के जरिए जो है जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है, चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है, बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चर्चा करने के लिए कहा गया है कि अगर सरकार जलापूर्ति की जिम्मेदारी से हाथ खींच ले तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि यह सही कदम होगा? तो देखिए, अगर सरकार जो है जल की आपूर्ति ना करे तो जो है यदि जलापूर्ति का कार्य निजी कंपनियों के हाथ में दे दिया जाए तो पानी की कीमतें तेज़ी से वृद्धि हो जाएंगी, क्योंकि वो अपने मन मुताबिक जो है पानी की कीमत तय करेंगे। और पानी जो है लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, और यदि उन्हें इससे वंचित किया गया तो देश में असंतोष फैल जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है सरकार के हाथ में ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इस दलील पे भी विचार करिए। देखिए, दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है और निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम है। दूसरी बात, दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक जो है वो पहुंच चुकी है। अब बात कर लेते हैं पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। तो पोर्तो एलेग्रे जो है ब्राज़ील का एक शहर है और इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत कम है। यहाँ नगर जो है जल विभाग के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया गया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। तो विभाग को जो भी फायदा होगा उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। तो जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है और विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं, और जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला देती है। तीसरी बात यहाँ करेंगे कि जहाँ जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई तो ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी जो है इजाफा हुआ। इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। तो ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। चौथी बात क्या हो गई, भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे, लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ जो है क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है, और हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चला है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उनकी आमदनी भी जो है वो बढ़ी है। तो चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचयन के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। अब देखिए, एक टर्म आ रहा है वर्षा जल संचयन। ये क्या होता है? तो जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये क्या होता है कि जब बारिश होती है तो ऐसे कंटेनर बना दिए गए हैं कि जो बारिश आए तो उसका पानी जो है बहने ना पाए और उसको जो है हम स्टोर करके रख सकें। तो जो है सेवाएं ले जा रही है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाज़त देता है, इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। अब ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम देख लेते हैं कि जो है विचार करिए कि जलापूर्ति में सुधार के लिए आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए। देखिए, मेरी राय में तो सबसे पहले लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, संचार माध्यमों के द्वारा जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों का प्रचार करना चाहिए। तीसरी बात ये हो गई कि लोगों में वर्षा जल संग्रहण के प्रति चेतना पैदा करनी चाहिए। चौथी बात ये हो गई कि पाइप द्वारा पानी के रिसाव के कारण होने वाली क्षति को कम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना और सार्वजनिक परिवहन साधनों का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है? तो देखिए, हाँ। क्यों? क्योंकि इससे जो है आवश्यकता के समय हमें इसके अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात तो ये हुई कि सार्वजनिक परिवहन जो है साधनों का ज़्यादा प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे जो है ईंधन की बचत होगी।
तीसरी बात ये हुई कि सार्वजनिक परिवहन के अधिक प्रयोग से जो है वो प्रदूषण कम होगा। आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये दोनों फिगर देखिए। तो ये है मुंबई का जो है उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यहाँ दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है और यहाँ जो है रेलवे में हर रोज़ 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। और इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश जो है वो लोग शहर में नहीं रह सकते। अब बात करेंगे स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। तो देखिए हमारे लिए पैखाना शौचालय, उन्होंने हैरानी से कहा, हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं, लैट्रिन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। अछूतों की शिकायत को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य, राजकोट स्वच्छता समिति 1896। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए पीने का साफ पानी के अलावा यह भी ज़रूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 53% परिवारों में ही उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। तो गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है और इस संगठन ने 8500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ और 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। और सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। तो सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं और स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराती है, जबकि रखरखाव की लागत कई बार परियोजना से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। तो शौचालयों के इस्तेमाल पर 2 रुपये शुल्क लिया जाता है। अब यहाँ भी क्वेश्चन, तो देखिए लिखा है कि क्या आपको लगता है कि समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीवन प्रभावित होता है और कैसे? बिल्कुल प्रभावित होता है। इससे क्या होता है? इससे जल जनित बीमारियाँ होती हैं, इससे वातावरण में प्रदूषण फैलता है और गंदगी फैलने से बीमारियाँ भी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे औरतों और लड़कियों पर ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा? तो बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिए पहली बात ये हो गई कि जो पुरुष हैं वो घर के बाहर काम पर चले जाते हैं, जबकि लड़कियां और औरतें घर पे ही रहती हैं। दूसरी बात ये हो गई कि औरतों और लड़कियों को ज़्यादा समय अस्वच्छ वातावरण में बिताना पड़ता है, जबकि पुरुषों को कम समय तक के लिए रहना पड़ता है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण जो है घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं। अब बात करेंगे इस चैप्टर के निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष क्या निकला? तो देखिए निष्कर्ष ये निकला कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है और इस प्रकार सरकार की अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करें। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी बदतर है। तो इन सुविधाओं को जो है निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने की समस्या हल हो जाने वाली नहीं है। किसी भी साधन में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सही में ज़मीनी स्तर पर बहुत बिल्कुल सही बात है। इस समय मैं गाँव में हूँ और यहाँ पर लाइट का कोई टाइम नहीं है। यहाँ पे नल बिगड़ जाते हैं तो 20-25 दिन लग जाते हैं बनने में। लोगों को इतनी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ, ना कोई प्रधान सुनता है, ना कोई सरकार यहाँ पे सुनवाई हो रही है ना। इस समय कोरोना की महामारी की वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे लोग
लोग कैमराज मीडिया तो दिखा देती है कि यहाँ इनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन असल में बहुत लोग गरीबी से तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये चीज़ें लोगों को नहीं पता है। अब आते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है? तो देखिए, सबसे पहली बात, मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि जलापूर्ति एक आवश्यक जन सुविधा है जो सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी बात, निजी कंपनियां सिर्फ लाभ के लिए काम करती हैं, और अगर लाभ के लिए काम करेंगी तो इससे लोगों को तो सुविधाएं प्राप्त होंगी नहीं, वे अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगी, इससे लोगों को दिक्कत होगी। तीसरी बात, यदि निजी कंपनियां सभी लोगों को जलापूर्ति की सुविधा प्रदान करती हैं तो कीमत जो है बहुत ऊंची कर देंगी वे। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? तो नहीं, चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अन्ना नगर में बाकी इलाकों की अपेक्षा पानी की आपूर्ति ठीक है। मैलापुर और मडीपाक्कम में पानी की आपूर्ति कम है, लेकिन यहाँ के निवासी बाजार से पानी खरीद सकते हैं। और सैदापेट में भी जो है पानी की आपूर्ति कम है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं और ये बाजार से पानी खरीदने में असमर्थ हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। देखिए, स्थानीय लोगों को पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए कम जल प्राप्त हो रहा है, और स्थानीय लोग को भूमिगत पानी का जो है दोहन का विरोध करना चाहिए। और सरकार क्यों नहीं कर सकती है? सरकार बिल्कुल कर सकती है। जल व्यापारियों और जल बिक्री कर रहे जो है किसानों दोनों के खिलाफ कदम उठा सकती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही होते हैं? तो क्या कारण हो सकता है बड़े शहरों में होने के कारण? पहली बात कि शहर के लोग धनी होते हैं, इसलिए धनी लोग जो होंगे तो वो ऊंची फीस देंगे, इसलिए जो है ये शहरों में बनाए जाते हैं। दूसरी बात, कस्बों या ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च नहीं किया जाता। तीसरी बात, कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं या सुरक्षाओं की कमी है। चौथी बात, कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में धनी लोग जो है कम लाभ के डर से अस्पताल और स्कूल नहीं खोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? आप अपनी बात समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए, हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण जो है ना तो पर्याप्त है और ना ही निष्पक्ष है। हमने एक उदाहरण भी देखा है। देखिए, चेन्नई के झुग्गी बस्ती में ना तो शौचालय है, ना ही हर झुग्गी में पानी की व्यवस्था है। 30 झुग्गियों के लिए एक नल लगा हुआ है जिसमें रोज 20 मिनट पानी आता है, जबकि चेन्नई के अन्ना नगर में सरकारी अफसर रहते हैं और वहाँ 24 घंटे पानी की आपूर्ति होते हैं। ये तो भैया गलत है ना। जल तो सबका अधिकार है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगला क्वेश्चन ये है कि जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनगणना का काम जो है प्रत्येक 10 वर्ष बाद किया जाता है, और वर्तमान में जो है 2011 की जनगणना जो है वो कार्यरत है। ठीक है, 2011 की हो गई है, अब जो है 2021 में जनगणना होगी। अभी 2020 चल रहा है, यानी कि अगले साल जो है जनगणना होगी। दूसरी बात कि जनगणना हेतु जो है सरकारी अधिकारियों शिक्षकों को प्रत्येक घर से आंकड़े इकट्ठे करने हेतु नियुक्त किया जाता है। तीसरी बात, जनगणना करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है और जिसके आधार पर घर घर जाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथी बात, जनगणना से देश की कुल जनसंख्या, स्त्री पुरुष की संख्या, स्त्री पुरुष का जो है वो साक्षरता दर, लिंग अनुपात, देश की जन सुविधाओं की स्थिति, व्यावसायिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। तो आज के जो है चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है? चर्चा कीजिए। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा असर ये हो सकता है कि जो है सरकारी संस्थानें होती हैं, धीरे धीरे इनका महत्व कम हो जा रहा है, और निजी संस्थान जो है मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी करेंगी, है ना, जो भी करना चाहेंगी वो मनमाने ढंग से करेंगी। तो क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि गरीब लोग जो है उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे।
और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि शिक्षा व्यवस्था और अधिक महंगी हो जाएगी। तो देखिए इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए हैं, तो वे जो है आप स्वयं करेंगे, क्योंकि ये आपको खुद पता लगाने के लिए अपने क्षेत्र में कहा गया है। ठीक है, तो यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। और प्लीज़ गाइस, मेरा सबसे बड़ा गुरुदक्षिणा यही होगा कि आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।